अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा था, उसकी कुछ एग्जांपल्स की थी। लास्ट 2-3 लेक्चर्स में पहले स्ट्रेट लाइन की थ्योरी पढ़ी, फिर स्ट्रेट लाइन की हम लोगों ने एग्जांपल्स की 2-3 लेक्चर्स में करके। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट सर्कल को शुरू करने जा रहे हैं। सर्कल है, इसके बाद पैराबोला आएगा, उसके बाद एलिप्स है, ठीक है। और फिर आपकी सिर्फ 2 आउटलाइंस ही रह जाएंगी। एक आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग वाली होगी और 2 जो हैं उसमें हैं मतलब वेक्टर से रिलेटेड, वो एक ही लेक्चर में वो क्लियर हो जाएगा, वैसे मसला नहीं है। तो अब हम लोग सर्कल को करते हैं। सर्कल की पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं। सर्कल इज़ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट का लोकस होगा, बना के मैं दिखाऊंगा कैसे, इन अ प्लेन दैट। ये सिर्फ डेफिनेशन के तौर पर याद करने के लिए कि पेपर में अगर आ जाता है कि डिफाइन अ सर्कल, तो आप लोग ये डेफिनेशन लिख लें। ये आसान डेफिनेशन है कि एक पॉइंट है, उसका लोकस होता है रास्ता, पाथ, ठीक है। सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस जो है उसी प्लेन के अंदर फिक्स्ड पॉइंट होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे? मैं अभी आप लोगों को इसकी एग्जाम्पल इधर दिखाता हूँ। देखें, आपके पास ये एक रेड स्पॉट है, ठीक है, ठीक हो गया। अब ये आपके पास एक वो फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। इस फिक्स्ड पॉइंट से एक पॉइंट हम ड्रा करते हैं कुछ फासले। चलिए यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। ये मैंने एक फिक्स पॉइंट बड़ा सा ड्रा कर लिया। इस फिक्स पॉइंट से ये वाला जो वो पॉइंट आपको ये ऊपर नज़र आ रहा है, ये वाला पॉइंट बेसिकली यूं करके सर्कल बनाएगा, यूं चलता चलता चलता, यानी एक फिक्स्ड डिस्टेंस दूर मूव करता रहता है इससे। अब ये वाला डिस्टेंस भी यहाँ पर भी सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है। तो ये सारे के सारे डिस्टेंसेस बना के, ये सारे हर जगह डिस्टेंस जो है वो जहाँ जहाँ पॉइंट होगा वो डिस्टेंस, ये वाला अगर यहाँ पॉइंट है तो ये वाला डिस्टेंस सेम, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ डिस्टेंस ये वाला सेम। तो ये वाला डिस्टेंस जो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस के साथ यूँ मूव करता रहेगा, ये एक आपके पास सर्कल बनाएगा। अब ये वाला जो फिक्स्ड पॉइंट होगा ये आपके पास सेंटर कहलाएगा, और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगा ये वाला, ये आपके पास रेडियस कहलाएगा। ओके हो गया। ये तो था इसकी डेफिनेशन के हवाले से। अच्छा, अब ना हम लोग नीचे चलते हैं थोड़ा सा, तो हम इक्वेशंस ऑफ सर्कल की बात करते हैं। अब इक्वेशन सर्कल की 2 किस्म की इक्वेशंस होती हैं। बेसिक, जो मतलब मोस्ट बेसिक हैं, जिससे आप लोग कहते हो कि ये इक्वेशन की, सर्कल की इक्वेशन यहाँ से ऐसे बनेगी, ऐसे बनाई जा सकती है। वो 2 हैं। एक होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक होती है जनरल इक्वेशन। ये 2 इक्वेशंस होती हैं। अगर ये मैं जो बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड, और ये फर्स्ट ईयर की बुक में लिखा हुआ है, आप मैथ की बुक में जाके कोनिक सेक्शन में जाके देख सकते हैं। वहाँ ये लिखा हुआ है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो अभी हम पढ़ेंगे, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, और इसके बाद जो इक्वेशन पढ़ेंगे वो आपके पास जनरल इक्वेशन कहलाती है सर्कल की, ठीक है। अब आप ये वाली अगर सिर्फ इक्वेशन को देखें, बाकी फ़िलहाल कुछ भी नहीं करें, हम इसका प्रूफ अभी देखते हैं। सिर्फ आप इक्वेशन को देखो। इक्वेशन आपके पास कौन सी है? ये वाली इक्वेशन है आपके पास, ये वाली इक्वेशन, ठीक है जी। इस इक्वेशन में आपके पास क्या है कि x माइनस एच होल स्केयर वाई माइनस के होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल की। इसमें जो h और k हैं वो आपके पास सेंटर ऑफ द सर्कल, वो जो फिक्स्ड पॉइंट मैंने आपको कहा था ना, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। जाहिर सी बात है, प्लेन में होगा तो x कोऑर्डिनेट भी होगा और उसका y कोऑर्डिनेट भी होगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब आपके पास h जो है वो x के साथ है, तो h जो है वो x के करस्पॉन्डिंग होगा, y जो के साथ जो है वो k करस्पॉन्डिंग होगा, और r वो फिक्स्ड डिस्टेंस है जो आप लोग लेकर चलते थे, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन बनती है, ये वाली इक्वेशन, इसकी डिराइव करने की कोशिश करते हैं। मतलब इसकी इक्वेशन को देख लेते हैं। ड्राइव तो खैर इधर नहीं दिया हुआ, डेरिवेशन। बहरहाल इसके बारे में जो डाटा है वो देख लेते हैं कि इक्वेशन कैसे बन सकती है। आपके पास दिया हुआ सी के जो है, सी ऑफ एच के, सी ऑफ एच के इसको पढ़ते हैं। सी आपके पास कोई पॉइंट के लिए बता दिया है, और एच के वो पॉइंट होगा बेसिकली। जिस तरह आप लोग यहाँ पर पी ऑफ एक्स वाई देख रहे हो, इधर पी ऑफ एक्स वाई, इसी तरह सी ऑफ एच के है। अब सी ऑफ एच के जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। आप एक जनरल पॉइंट पी ले लेते हो, ठीक है जी। और जो सी पी डिस्टेंस है वो आर के बराबर है। अब देखिए, सी पी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, वो कॉन्स्टेंटली आर रहेगा, तो इस वजह से कॉन्स्टेंट डिस्टेंस जो है आपके पास वो रेडियस ही हुआ करता है। अब ये जो सी पी डिस्टेंस है, इसका आप स्केयर ले लो, आसान रहेगा ज़रा। तो अब सी पी डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस मालूम किया जा सकता है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा आपके पास? आप मतलब सी पी डिस्टेंस कैसे मालूम करोगे? सी पी डिस्टेंस आप मालूम ये करोगे, ऐसे कर लेंगे आप लोग। सी पी डिस्टेंस कैसे मालूम होगा आपके पास? पी वाले कोऑर्डिनेट्स में से सी के निकाल देने हैं, ठीक हो गया। डिस्टेंस मतलब कुछ भी निकाला जा सकता है, जस्ट एक याद करने का तरीका है। जैसे मर्जी आप लोग कर सकते हो। आप x2 माइनस x1 कर सकते हो, x1 माइनस x2 कर सकते हो। आप लोग कोई इशू नहीं, क्योंकि ऊपर स्केयर होता है तो वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन चूंकि हम बुक में स्टैंडर्ड चलना चाहते हैं, तो इस वजह से आप क्या करोगे, पी में से सी वाले के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे सी है, ये एल नहीं है, ये सी है, ठीक है जी। तो आपके पास क्या होगा यहाँ पर, एक्स माइनस एच होल का स्केयर माइनस वाई माइनस के होल का स्केयर
और ऊपर स्केयर रूट। जब आप इसका स्केयर कर लोगे तो अब ये कुछ जो कि कांस्टेंट डिस्टेंस बन रहा है हमने इसको आर कह दिया, ठीक हो गया। अब इसका स्केयर कर लोगे तो वो यही टर्म बन जाएगी जो यहाँ पर आप लोगों को दे दी गई है। ओके हो गया। अच्छा जी, ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव हो जाती है। छोटी सी इसकी डेरिवेशन है कि आप लोग एक सेंटर ले लो, एच के फिक्स पॉइंट ले लो, ठीक है, और एक पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई एक जनरल पॉइंट ले लो सर्कल के ऊपर, और उन दोनों का आपस में डिस्टेंस मालूम कर लो, डिस्टेंस का स्केयर ले लो, तो वो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ, अगर ये सी के जो है वो मतलब सेंटर जो है वो ओरिजिन पे हो जाए तो ओरिजिन पे एच और के की वैल्यू जीरो हो जाएंगी, ठीक है, तो वो जीरो होने की वजह से फिर माइनस वाली टर्म्स खत्म हो के वहाँ पे फिर एच स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें तीन किस्म की इक्वेशंस आती हैं, ये आगे जाके क्वेश्चन भी आएगा, इसमें तीन किस्म की इक्वेशंस आ जाती हैं। मैं आप लोगों को वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब मैं तीनों इधर लिखने की कोशिश कर लेता हूँ। नंबर वन आती है आपके पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, ये जो गिवन है, ठीक हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर होती है आपके पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेस देन आर स्केयर, ठीक है जी। और तीसरी चीज़ होती है आपके पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज़ ग्रेटर देन आर स्केयर। दो चीज़ें और भी होती हैं, चले वो भी देख लेते हैं हम। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? नंबर चौथे पे कौन सी है आपके पास? एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू आर स्केयर। और एक आपके पास पाँचवें नंबर पर होगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेस देन और इक्वल टू आर स्केयर। अब इन पांचों का मतलब क्या है ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अच्छा जी, अब हम लोग देखते हैं उसका प्रेजेंटेशन के उन पांचों चीज़ों का मतलब क्या है। अब आपके पास है ना, अगर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लू ब्लू सी आपको लाइन नज़र आ रही है, जिंक से कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये वाला कलर के ऊपर सिर्फ पॉइंट चलेगा, ठीक है। अब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेस ग्रेटर देन इक्वल टू आर स्केयर का मतलब ये होता है कि आपके पास वो जो पॉइंट है इस रेड सर्कल को छोड़कर आउटर जितनी भी ब्लैक स्पेस आपको नज़र आ रही है उस सारे में होगा, और ये जो इस वाइट सर्कल की बाउंड्री बनेगी वो भी इंक्लूड होगी, ठीक है। मतलब इस वाइट सर्कल की बाउंड्री और इसकी जो आउटर जितनी भी स्पेस ब्लैक नज़र आ रही है सारी होगी। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ग्रेटर देन आर स्केयर का मतलब क्या होगा कि आपके पास इस बाउंड्री को छोड़कर इनर साइड भी नहीं लेनी है आप लोगों ने, सिर्फ आउटर साइड। ग्रेटर देन का मतलब आउटर साइड आप लोगों ने लेनी है, ओके हो गया। इसके बाद आपके पास क्या होगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर जो है वो लेस देन आर स्केयर का मतलब होगा, लेस देन का मतलब इनसाइड, इनसाइड वाला आप लोगों ने पॉइंट लेना है, मतलब इनसाइड पे आ जाना है और बाउंड्री इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास होता है ये जो एक सर्कल बना हुआ है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर जो है वो लेस देन और इक्वल टू आर स्केयर। इस चीज़ का मतलब होता है कि ऐसा सर्कल जिसकी इनर साइड सारी इंक्लूड है और बाउंड्री भी सारी इंक्लूड है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास हो सकता है, मैंने उम्मीद की है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अच्छा, ये एक और तरह से लिखे जाते हैं इनकी इक्वेशंस। आप आर स्केयर को इधर ले आओ तो ये बनेगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस आर स्केयर इज इक्वल टू जीरो, ये तब भी आ जाएगा। मतलब अगर ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस आर स्केयर आप लोग करो और आपके पास आंसर जो है वो इक्वल टू जीरो आ जाता है, तब आपके पास वो जो लाइन है मतलब वो बाउंड्री बनेगी, सिर्फ बाउंड्री, और कहीं भी नहीं जाना आपने, सिर्फ बाउंड्री जो आपको एक ब्लू से कलर, ये जिंक कलर की नज़र आ रही है, जस्ट वो होगी। अगर आपके पास नीचे बन जाता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, मतलब यहाँ पर ये वाला, ठीक है, सॉरी ये वाली जो ये मैं इन सर्कल कर रहा हूँ, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ येलो कलर से, ठीक है, ये वाला। इसके लिए आपके पास मतलब दोनों सिनेरियोज में मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको ताकि आपको सर्कल भी नजर आए। अच्छा, अब ये जो वाइट सर्कल है इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस आर स्केयर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब आपको ये प्रूव करने को वो क्या देता है कि दो पॉइंट्स दे देता है, मिसाल एक पॉइंट दे देता है और वो कहता है कि चेक करो क्या ये सर्कल के इन साइड है या सर्कल के आउट साइड है, बाउंड्री पर है, इन साइड बाउंड्री पर आ सकता है, आउटसाइड बाउंड्री पर आ सकता है, सारा कुछ वो इन्हीं पांचों इक्वेशन से होगा। इसके बाद आप लोग एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस आर स्केयर यानी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और रेडियस आप लोगों को गिवन होगा, वो पुट करके आप लोग सिंप्लीफाई करोगे। अगर आंसर ये या तो जीरो आ रहा है या जीरो से पॉजिटिव आ रहा है तो फिर आपके पास वो आंसर क्या बनेगा, वो आउटर साइड लाई करेगा। इक्वल टू जीरो आ गया तो वो बाउंड्री पर लाई कर जाएगा, ग्रेटर देन आ गया तो आपके पास वैसे ही जो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन क्वेश्चन में नहीं आएगी, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। क्वेश्चन के अंदर आपके पास चार ही कंडीशंस आएंगी, ठीक है।
एक कंडीशन आपके पास इक्वल टू वाली, एक सॉरी तीन आएंगी, एक इक्वल टू वाली, एक ग्रेटर देन वाली, एक लेस देन वाली। बस ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए बाउंड्री के ऊपर, लेस देन के लिए बाउंड्री के अंदर, ठीक है, सारे के सारी जगह पर हो सकता है। ग्रेटर देन के लिए बाउंड्री के अंदर नहीं, सर्कल के अंदर नहीं, आउटसाइड कहीं पर भी हो सकता है। इक्वल टू जस्ट उसको समझाने के लिए कि वो बाउंड्री पर भी होगा, लेकिन मैथमेटिकली तो इस तरह नहीं होगा ना, क्योंकि मैथमेटिकली या तो नंबर जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। जीरो या पॉजिटिव, जीरो या नेगेटिव दोनों नहीं आ सकता एक साथ, ठीक है। तो ये थी उसकी एक फ़िज़िकल इलस्ट्रेशन, मैंने आपको समझाई है। ये आप लोग एक दफ़ा मैं थोड़ा सा जूम आउट क्लियरली कर देता हूँ ताकि आप लोग जो हो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है जी। ये इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। ओके हो गया। इसके लिए मैंने बाउंड्रीज भी बना दी हैं कि येलो लाइन से मैंने इन सबको अलग-अलग कर दिया है, बल्कि इधर नहीं शायद मैंने किया, यहाँ पर ऐसे बनेंगे इस तरह करके। ओके हो गया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, एक एक शायद क्वेश्चन है एग्जांपल्स के अंदर, तो हम लोग वो करते हैं। अब हम लोग आगे इक्वेशन पर चलते हैं। ये तो जनरल इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में कुछ बातें हो गई, आगे चलते हैं अब। अच्छा जी, अब हम लोग आगे आ गए हैं कि सेंटर और रेडियस दिया हुआ हो और इक्वेशन बन जाए आपके पास एक्स स्केयर प्लस टू जी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई इज प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस तरह की इक्वेशंस को, इस तरह की जो इक्वेशन बनी होगी उसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल कहते हैं, जिसमें जी है और एच, ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं सर्कल के, सेंटर के, सर्कल के जो सेंटर होते हैं। अब सेंटर कैसे बना जाता है, रेडियस क्या होता है, वो आप लोग अब हम इसमें देखते हैं। इक्वेशन आपके पास गिवन है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई इज इक्वल प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। ओके हो गया। अब इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को हम पिछली जो इक्वेशन हमने लास्ट टाइम ये वाली इक्वेशन की है स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसकी शक्ल देने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसा बनता भी है कि नहीं, क्योंकि तभी हमें कंफर्म होगा ना कि वो सर्कल की इक्वेशन बनती है। क्योंकि ये वाली जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाई है, ये बेसिकली हमने सर्कल को पहले डिफाइन किया, उस डेफिनेशन से जो इक्वेशन बनी वो हम लोगों ने बनाई। यानी मेन इक्वेशन हमारे पास ये है, हमने स्टैंडर्ड इसको मानकर चलना है। कोई भी इक्वेशन जब हम लोग कहेंगे कि वो सर्कल की इक्वेशन है, तो वो शक्ल किसी ना किसी तरीके से इस स्टैंडर्ड इक्वेशन की शक्ल में डलनी चाहिए, तब वो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाने के लायक रहेगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। तो इस वजह से हमने ये जो इक्वेशन कही है, ये वाली इक्वेशन अब आती कैसे है ये मैं जस्ट आपको आइडिया बता दूंगा, लेकिन अभी हम लोग पहले इसको देख लेते हैं कि ये इक्वेशन क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन की शक्ल में लिखी जा सकती है कि नहीं लिखी जा सकती। आप लोग इसको क्या करोगे, इसको आप मतलब सी को उठा के दूसरी साइड पर ले जाओ। अब आपको कंप्लीटिंग स्केयर का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कंप्लीटिंग स्केयर में आप लोग क्या करोगे कि ये जो टू वाली टर्म्स हैं, ठीक है, ये वाले जो टू वाली टर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली, मतलब ये दोनों वाली, इन दोनों को आप टू पे डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों साइड्स पर ऐड कर दोगे। मतलब सिर्फ कोफिशिएंट्स एक्स के साथ नहीं करना। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2g, वाई का कोफिशिएंट क्या है 2f, तो आप कोफिशिएंट्स को टू पे डिवाइड करोगे। ठीक है जी, आप 9th क्लास में मतलब पढ़ते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो अगर आप लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर का आइडिया नहीं है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर थोड़ी सी एक डिटेल वीडियो आप लोगों को बता दूंगा एक वॉइस में। अभी के लिए आप लोग ये देखें कि जो x का कोफिशिएंट होगा उसका, उसको 2 से डिवाइड कर दें तो g, उस उधर 2 पे डिवाइड करने से g आ जाएगा, दूसरे को 2 पे डिवाइड करने से f आ जाएगा। तो आप जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर को दोनों साइड्स पर ऐड कर दोगे। ठीक है, तो जब दोनों साइड्स पर ऐड करोगे तो आपके पास कुछ इक्वेशन जो है वो आई थिंक सो आगे बनी भी होगी। ये देखिए इस तरह की बनी हुई है। आप जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर को दोनों साइड्स पर ऐड करेंगे तो आपके पास ये जो इक्वेशन दी गई है ये वाली बन जाएगी। अब राइट साइड पे जो लेफ्ट साइड है वो आपके पास क्या बन जाता है, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो इसको, तो आपके पास ए स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस टू जी एक्स प्लस जी स्क्वायर, ये आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। तो इसका मतलब जी मैंने जिसके नीचे रेड लाइंस लगाई हैं ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा एक्स प्लस जी का फार्मूला बन जाएगा होल स्क्वायर का। इसी तरह जिसके मैं ऊपर लाइन लगा रहा हूँ वाई स्क्वायर प्लस 2f(y) प्लस एफ स्क्वायर, ये आपके पास y प्लस एफ का स्क्वायर बन जाएगा। ओके हो गया। और आपके पास जो है वो जो मतलब दूसरी साइड है, अब चूंकि आप लोग स्क्वायर कर रहे हो तो उसको स्क्वायर वाली टर्म्स ही देनी है, क्योंकि हम लोगों ने दूसरी तरफ आर स्क्वायर होता है ना, इस वजह से। तो इसको अगर हम कोई नंबर 2 है तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल के हम उसका होल स्क्वायर कर दें तो ऑब्वियसली स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाना होता है, तो आपके पास जो है वो मतलब सादा नंबर वही बचता है। तो इस वजह इसका मतलब किसी भी नंबर को उसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इस वजह से आप इसको जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी को आप जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखो तो आपके पास अगर आप इससे कंपेयर करो, मैं वो इक्वेशन इधर लिख देता हूँ।
जैसे कि आपके पास वो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस एच होल का स्क्वायर, बल्कि ये नीचे लिखी हुई है, हम यहाँ पे ख़राब नहीं करते इसको, नीचे लिखी हुई है। अच्छा देखें, अब हम अगर कंपेयर करें, इधर आपके पास है x प्लस जी, नीचे होता है x माइनस एच, तो g को अगर हम g की जगह अगर माइनस जी बनाने में कामयाब हो जाएं, मतलब यहाँ प्लस की जगह माइनस बना लें, तो वो कैसा होगा, वो बात हो जाएगी। तो इसका मतलब हम x प्लस जी को बेसिकली लिख सकते हैं x माइनस माइनस जी, ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आपके पास x प्लस जी को आप जब इस शक्ल में लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, वो x माइनस एच से कंपेयर करके h की जो वैल्यू है वो माइनस जी बन जाएगी। इसी तरह y की वैल्यू जो है वो जो k की वैल्यू है वो माइनस एफ बन जाएगी। तो आप जब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हो इस इक्वेशन को, तो इसके मुताबिक आपके पास जो है जो सेंटर बनेगा वो सेंटर बन जाता है माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस जो है वो आपके पास ये वाली जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म लिखी हो ये वाली बन जाएगी। यानी आपके पास रेडियस क्या बन जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, और सेंटर आपके पास माइनस जी माइनस एफ। तो जब भी आपके पास इस इक्वेशन की शक्ल दी गई होगी, जब भी आपके पास जो है वो इस तरह की इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप लोग सेंटर रेडियस कैसे निकालोगे, आप जी और एफ की वैल्यूज़ निकालोगे, ठीक है, कंपेयर करके जो भी इक्वेशन दी होगी उसको इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके जी और एफ की वैल्यू निकालोगे, जी और एफ से सेंटर भी आ जाएगा और रेडियस भी, और सी की वैल्यू भी जो आपको इक्वेशन गिवन होगी वहाँ से कंपेयर करके सी की वैल्यू भी निकाल लोगे, तो वहाँ से सेंटर रेडियस निकाल के आप इजीली इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आगे आपके पास यहाँ पर गिवन भी है कि द सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स विल and y will represent the circle if the coefficients of x square and y square are equal and x y term is absent। यानी कि ये बात वैसे एक नोट बात बता रहा है कि आपके पास जो सर्कल की इक्वेशन जनरल वाली होगी उसके अंदर आपके पास जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स होंगे वो या तो सेम होंगे, ठीक है, डिफरेंट नहीं हो सकते, या तो सेम होंगे या होंगे ही नहीं, मतलब वन होगा जिस तरह इधर था। और एक्स वाई जो प्रोडक्ट वाली टर्म है ये भी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन की शक्ल में दी नहीं जा सकेगी, तो फिर वो इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं बन पाएगी। आगे नोट एक और दिया हुआ है आपके पास, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अगर ये माइनस सी ये अगर पॉजिटिव हो जाए तो इक्वेशन रियल सर्कल बनता है, मतलब एक रियल नंबर्स का सर्कल बनता है। रियल सर्कल का मतलब ये होता है कि उसके जो पॉइंट्स बनेंगे उस सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स आएंगे वो रियल नंबर्स होंगे, मतलब रियल कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसके एक्स भी रियल होगा वाई भी रियल नंबर होगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर जीरो के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब आपके पास वो इक्वेशन एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी। क्योंकि देखें ना, आप लोगों ने क्या किया, आपने ऊपर अगर थोड़ा सा इस स्क्रीन के ऊपर देखें तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ऊपर स्क्वायर रूट है वो रेडियस है, तो इसका मतलब अगर आप इसका स्क्वायर कर लो तो आपके पास रेडियस का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, मतलब जो आर स्क्वायर है वो आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर ये आपके पास ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास ये पॉजिटिव होगा तो एक रियल नंबर बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट होता है ना, देखें ना ऊपर स्क्वायर रूट होता है अंदर स्क्वायर रूट, जब ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव होगी तभी स्क्वायर रूट का आंसर एक रियल नंबर आएगा, अदरवाइज -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपके पास तो आयोटा इमेजिनरी की तरफ चला जाता है। तो इस वजह से आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि ये एक रियल सर्कल बनेगा जब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ है ये पॉजिटिव हो जाएगी, वही बात ये कर रहा है। अच्छा, अब आगे लिखा हुआ है जी स्क्वायर अगर वो जीरो के बराबर हो जाए, मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ है, स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ ये जीरो हो जाए तो ऑब्वियसली बात है आर स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, यानी आर भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट जीरो जो है वो जीरो के बराबर होता है। तो इसका मतलब रेडियस जब जीरो होगा तो वो एक पॉइंट बन जाएगा, कांस्टेंट डिस्टेंस से जीरो है, मतलब मिसाल है इस पॉइंट के दरमियान, जैसे कि इस पॉइंट के दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस ही जब जीरो हो जाएगा तो ये पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो वो एक सिंगल पॉइंट बन जाएगा, तो इस वजह से वो रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। अब आपके पास क्या है कि जी स्क्वायर, अब ये मैं पॉइंट्स इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि जब मैंने टेस्ट लेना है तो ये वाली चीज़ें, ये वाले कंसेप्ट उसमें टेस्ट में आप लोगों को यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है, तो इस वजह से मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। आगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अगर नेगेटिव हो जाए तो सर्कल जो है वो इमेजिनरी बन जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो एक आयोटा के बराबर होता है, जो एक इमेजिनरी नंबर होता है, आप लोग मैथ में पढ़ते हो, बेसिक मैथ है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास मिसाल है क्या बन गया है -9 आंसर आ गया से -9, यानी आप लोगों ने इस टर्म को सॉल्व किया, सॉल्व करने से आपके पास आंसर आया -9।
तो -9 का जब स्क्वायर रूट आप लोग करोगे रेडियस फाइंड करने के लिए तो ऑब्वियस ही बात है ये बन जाएगा 9 आयोटा। ये तो आपके पास जो है मतलब एक रेडियस जो है वो आपके पास इमेजिनरी नंबर आ गया, वो तो एक जिसका सेंटर रेडियस जो है सॉरी रेडियस इमेजिनरी हो जाएगा वो एक इमेजिनरी सर्कल बन जाएगा। ओके हो गया जी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये आप लोगों का जो है वो अच्छा जी। अब आप लोग क्या करते हैं, अब आप लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हो किसी पॉइंट पी पर। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 x2 सॉरी x1 y1, ठीक हो गया, टू द सर्कल। ये इसका मतलब आपके पास क्या करते हो, सेंटर से कुछ यानी सर्कल का जो सेंटर है उससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी मौजूद है। इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स याद रखें क्या गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, x1 y1, ठीक है। और सेंटर आप इक्वेशन को उसकी शक्ल में दी हुई है आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये है। तो इसका सेंटर अभी हमने क्या फाइंड करके आए हैं, इसका सेंटर होता है -g -f। तो इसका मतलब जो सेंटर c है इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग लिखें तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास यानी p के कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन क्या है, x1 y1, ठीक है जी। और जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या गिवन है, -g -f। ये आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और उधर से ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब वो ये कह रहा है कि इस सिनेरियो के अंदर आप लोग ये देखें कि ये जो इस पॉइंट टी पर, ये जो पॉइंट टी है इस पर जो टेंजेंट बनेगा उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये फाइंड मतलब सॉरी उसकी लेंथ क्या होगी। इक्वेशन अभी फाइंड करेंगे हम आगे, मतलब इसी सिनेरियो के अंदर जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो फाइंड करेंगे, लेकिन अभी इस टेंजेंट की लेंथ मालूम करें कि इस टेंजेंट की लेंथ आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हो। अब वो क्या होगा कि आप सिंपली पहले क्या करोगे, अब आप लोगों ने लेंथ ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है, यानी पी से लेकर टी तक का डिस्टेंस आप लोगों ने मालूम करना है, ये आप लोगों को चाहिए। तो इसका मतलब आप लोग क्या करोगे, आप यहाँ पर जिस तरह इसने फाइंड किया हुआ है हम लोग चलते हैं कि द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया क्यों ये है, रेडियस भी हम देख के आ चुके हैं, उसका रेडियस इस शक्ल का बन जाता है। अब जो पी से लेकर टी तक का है वो आपके पास टेंजेंट बनता है, ठीक है, पी टी इज द टेंजेंट फ्रॉम पी टू द सर्कल, ठीक हो गया। अब वो क्या कहता है कि आप पी टी स्क्वायर का मतलब ये पी टी सिर्फ टी पर स्क्वायर नहीं है, ये पी टी डिस्टेंस पूरे पर स्क्वायर आ रहा है, यानी कुछ इस तरह का सिनेरियो आपके पास बन रहा है। पी टी ये आपके पास ये मॉड ये इस लेंथ को जाहिर करेगा और इस पूरे का स्क्वायर, इसका मतलब इस सारे का मतलब आपके पास ये है, ठीक है। इसी तरह पी सी स्क्वायर का मतलब भी सिमिलर होगा और आर स्क्वायर तो वैसे ही रेडियस है। तो अब इसने स्क्वायर क्यों लिया, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्क्वायर ली क्यों लिया। देखें हम अगर डिस्टेंस सादा मालूम करेंगे तो सादा आर में भी देखें तो आपके पास स्क्वायर रूट होगा, पी सी डिस्टेंस मालूम करें डिस्टेंस फार्मूला में भी स्क्वायर रूट होता है, तो इसका मतलब वो स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट दो माइनस कुछ इस तरह का सिनेरियो आपके पास बनेगा, सिनेरियो कुछ इस तरह बनेगा, स्क्वायर रूट, ठीक है, फिर माइनस फिर स्क्वायर रूट। तो इसको सॉल्व करना ज़रा मुश्किल होगा, तो इस वजह से उसने क्या कर लिया, उसने स्क्वायर ले लिया दोनों के, इसका भी स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट इधर भी खत्म इधर भी खत्म, तो इस वजह से इसने स्क्वायर रूट लेकर क्या किया है, आपके पास पी टी का जो स्क्वायर बनेगा वो आपके पास पी सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि आप जो डिस्टेंस पी सी है उसमें से रेडियस को माइनस कर दोगे तो आपके पास किसकी लेंथ आ जाएगी, लेंथ आपके पास आ जाएगी जो पी टी डिस्टेंस है उसकी। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि आप जो हैं मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस पी सी बनेगा इसमें से ये इतना डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ये आप निकाल दो तो आपके पास पीछे कितना डिस्टेंस, मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ इसको। अच्छा जी। अब ये इस तरह का सिनेरियो बन रहा है, इधर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि आपके पास ये वाला जो एंगल है वो 90 का एंगल बनेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो आपके पास है वो रेडियस किसी भी टेंजेंट के साथ एंगल 90 का बना रहा होता है। अगर इधर थोड़ा सा आपको 90 का महसूस नहीं हो रहा तो उसके लिए फ़िलहाल माजरत, लेकिन जो भी आपके पास टेंजेंट के साथ रेडियस एंगल बनाएगा वो हर जगह 90 का एंगल बना करता है, ठीक है। तो अब ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल ये मैं थोड़ा सा 90 की शक्ल में ड्रा कर देता हूँ, ये 90 का एंगल है, ओके हो गया। अब अगर आप देखो तो जो पी सी टी ट्राइंगल है, थोड़ा सा मैं इसको अगर इधर ड्रा करूँ तो ये वाली जो चीज़ आपके पास बन जाएगी, ये आ जाएगा, कुछ इस तरह करके ये ट्राइंगल बनेगी। ये वाला जो एंगल है ये 90 का बन जाएगा, ओके हो गया। ये वाला आपके पास यहाँ पर 90 टी पर बन रहा है, ये टी है, यहाँ पर पी बनेगा और ये सी है, ठीक है। अब 90 का ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बेसिकली आपके पास क्या होगा, ये ट्राइंगल आपके पास, बल्कि मैं ट्राइंगल थोड़ा अच्छा बना लेता हूँ ताकि आपको ज़रा कुछ अच्छा लगे देखने में। यहाँ पर हम ये ट्राइंगल बना लेते हैं,
ये आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है जी। इस ट्राइंगल में आपके पास यहाँ पर टी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर पी है। अगर आप थोड़ा सा इसको देखो तो इसमें पिथागोरस थ्योरम लग सकता है। पिथागोरस थ्योरम क्या होगा, आपके पास टी सी का स्क्वायर यानी कि टी सी का स्क्वायर, इसका मतलब है टी सी डिस्टेंस का स्क्वायर, ये है, ठीक है। टी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके टी सी का स्क्वायर प्लस टी सी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर, पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी का स्क्वायर, ये आपके पास बनेगा। और अगर आप लोग देखो तो डायग्राम में जो आपके पास टेंजेंट से लेकर सी तक का डिस्टेंस यानी सी टी डिस्टेंस जो है वो तो बेसिकली आपके पास टी सी कर लें या सी टी कर लें की बात है, ये आपके पास रेडियस के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो टी सी स्क्वायर है ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर बन गया, प्लस पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर। ओके हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो पी टी स्क्वायर चूँकि हम लोगों ने फाइंड करना है, पी टी स्क्वायर फाइंड करना है इज इक्वल टू ये आपके पास पी सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ इस तरह करके वो फार्मूला बना था। ओके हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। अच्छा जी, अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो इस तरह करके वो वाला फार्मूला डिराइव होता है। ओके हो गया। ओके ओके। अब ये यूं करके फार्मूला डिराइव हुआ। अब पी सी डिस्टेंस क्या बनेगा आपके पास, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे x1 y1, सी के डिस्टेंस क्या थे, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे माइनस जी और माइनस एफ। वहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगाएं और लगा के आप लोग पी सी डिस्टेंस मालूम करें तो वो आपके पास बनेगा x1 प्लस जी, क्योंकि माइनस होगा ना और माइनस जी होगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। आप x1 प्लस जी होल स्केयर y1 प्लस एफ होल स्केयर, और आर स्केयर की वैल्यू इधर आर की गिवन है ऊपर जी स्केयर माइनस एफ स्केयर प्लस सी, और उसको स्केयर करेंगे तो वो जस्ट ऐसे बन जाएगा। जब इस स्केयर का इन सारे के स्केयर्स को ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x1 होल स्केयर प्लस y1 होल स्केयर y1 स्केयर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c इज जी। अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये स्केयर आया है, इसका स्केयर दोनों तो स्केयर रूट ले लेंगे तो पी टी डिस्टेंस बेसिकली आपके पास आ जाएगा x1 y1 यानी इन दोनों का स्केयर 2g x1 2f y1 प्लस c, इसका होल स्केयर रूट। ये आपके पास टेंजेंट की लेंथ आई है जो टेंजेंट इस पॉइंट P से लेकर T तक होगा। अच्छा, अब आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ वो पॉइंट जो मैंने अभी आपको वो 5 पॉइंट समझाए थे, उनमें से 3 ये है कि अगर ये जो टेंजेंट की मदद से, ठीक है, टेंजेंट की मदद से है। अब पी टी डिस्टेंस आप लोग फाइंड करोगे ना, जिस तरह इधर लिखा हुआ है ये डिस्टेंस मालूम करते हो, और ये डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाता है। डिस्टेंस ग्रेटर देन जीरो आने का मतलब ये है कि डिस्टेंस पॉजिटिव आ गया। तो डिस्टेंस जब पॉजिटिव आएगा तो ऑब्वियसली बात है वो जो पॉइंट है वो आउटसाइड द सेंटर लाइक सर्कल लाइक करेगा। मतलब अब देखें ना, जो आपके पास डिस्टेंस है ये पी टी डिस्टेंस है, अगर पी टी डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब पी टी डिस्टेंस पॉजिटिव आने का मतलब ये होगा कि रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव है, तो ओवरऑल आंसर ने पॉजिटिव आना है। तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आने की वजह से ये जो आपके पास पी एक्स वन पॉइंट होगा ये आपके पास सर्कल से आउटसाइड लाई करेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये जो प्रूव किया है ये आपके पास पॉइंट बाहर लेकर प्रूव किया है, ठीक है। इसके बाद अगर पी टी डिस्टेंस इक्वल टू जीरो तो सर्कल जो पॉइंट पी ऑफ एक्स वन है वो सर्कल पर लाई करेगा। इसी तरह पी टी स्केयर लेस देन जीरो होगा तो इन साइड लाई करेगा। अब लेस देन जीरो से आप लोगों ने ये नहीं कह देना कि वहाँ पर चूंकि डिस्टेंस जो है वो लेस देन जीरो था। लेस देन जीरो का मतलब ये है कि इस पूरी स्केयर रूट का आंसर निकालने के बाद पॉजिटिव या नेगेटिव आए, उसका वो मतलब है, ठीक है जी। तो इसका मतलब आपके पास आंसर नेगेटिव आ गया पी टी स्केयर का। पी टी स्केयर है ना तो स्केयर करेंगे स्केयर रूट में तो खत्म हो जाना। तो इस वजह से पी टी स्केयर जो है वो लेस देन जीरो आएगा तो सर्कल के इनसाइड लाई करेगा। लेस देन जीरो मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले बताया था। और जो पी टी है वो बेसिकली एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ही बनता है अगर सर्कल ओरिजिन पर लाई कर रहा हो, ठीक है। वो मैंने ओरिजिन वाला केस आपको लेकर समझाया था, जो आपको पहले अभी समझाए थे 5 केसेस। अब ये आपके पास इधर से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है जी। यानी ये जो पी टी स्केयर वाले हैं इधर से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आउटसाइड लाई करेगा, इनसाइड या ग्रेटर मतलब सॉरी ऑन द सर्कल। तो आप ये पी टी डिस्टेंस होल स्केयर, ये पी टी का स्केयर लिखेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर एक्स वन स्केयर प्लस वाई वन स्केयर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस सी, ये आ जाएगा। इसका आप लोग ये x1 y1 की जगह जो भी गिवन पॉइंट होगा वो पुट करेंगे। पुट करके आप लोग जो आंसर देखेंगे पॉजिटिव आएगा आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो सर्कल की आउटसाइड पॉइंट लाई करेगा। लेस देन जीरो आ रहा है नेगेटिव आ रहा है तो इनसाइड लाई करेगा। इक्वल टू जीरो आ रहा है डिस्टेंस तो आपके पास ऑन द सर्कल लाई करेगा। अब आपके पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी इस टेंजेंट की इक्वेशन, यानी एक पॉइंट है पी एफ एक्स वन सर्कल के ऊपर जैसे कि इधर दिखाया भी गया है, इस पर एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। इस टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड की जा सकती है, इक्वेशन फिर वही सर्कल की इक्वेशन फिर वही दी हुई है, वहाँ से आप सेंटर और रेडियस मालूम कर लेंगे। सेंटर क्या आएगा आपके पास जो है वो माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस वही आएगा जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी। यहाँ तक बात हो गई। अब ये स्लोप ऑफ द रेडियस, स्लेप ऑफ रेडियस, अब रेडियस का स्लोप हम लोगों ने फाइंड करना है, क्योंकि रेडियस का स्लोप होगा टेंजेंट का स्लोप होगा। अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो वो आप
परपेंडिकुलर वाली बात, स्लोप में जो परपेंडिकुलर होते हैं दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है, वो आप लोग बात को यूज़ करके इक्वेशन निकाल सकते हो। तो इस वजह से आपने स्लोप यानी पी सी जो है या सी पी है, ये जो लाइन बनेगी, इस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करोगे, मतलब इस लाइन यानी पूरी की पूरी लाइन का कैसे स्लोप फाइंड करोगे, x1 माइनस एक्स टू ओवर y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस एक्स टू, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसका मतलब आपके पास क्या बनेगा, आप दोनों में से जो सा मर्जी माइनस कर लो, लेकिन जिसका कोऑर्डिनेट पहले x का लेना है, दूसरे का भी x ही पहले मतलब ऊपर लेना है। तो जैसे कि आपके पास अगर आप y1 वाला पहले लेते हो तो y1 माइनस माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है, ओवर x1 माइनस माइनस जी, तो वो आपके पास स्लोप बन जाएगा y1 प्लस एफ ओवर x1 प्लस जी। इधर से आपके पास ये जो रेडियस था इसका स्लोप आ गया। अब नीचे आपके पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या हुआ करती है, आपके पास टेंजेंट का स्लोप m है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या फाइंड कर रहे हो, ये जो आप इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट मालूम कर रहे हो x1 y1 पॉइंट के ऊपर। अब x1 y1 पॉइंट के ऊपर फाइंड, चलिए मैं इसको आप लोगों को ना उधर जाके समझाता हूँ ब्लैक स्क्रीन पर। अच्छा जी, अब देखें तो आपके पास उसी तरह मैंने सर्कल ड्रा किया, पीसी डिस्टेंस मालूम किया, और ये जो एक तिरछी लाइन आपको नज़र आ रही है ये स्लो टेंजेंट है। अब आपने सीपी डिस्टेंस का स्लोप फाइंड किया था, कैसे किया था मैंने आपको बता दिया था, वो आपके पास y1 प्लस एफ ओवर x1 प्लस जी आ गया। अब आपने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकाली जा सकती है, काफ़ी सारे तरीके, क्योंकि टेंजेंट आपके पास स्ट्रेट लाइन होती है। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए काफ़ी तरीके हैं, लेकिन आप इधर से क्या क्या तरीके लगा सकते हो। इधर से आपके पास एक पॉइंट तो आपके पास पी एफ x1 y1 गिवन है, क्योंकि आप टेंजेंट ड्रा कर रहे हो पी एफ x1 y1 के ऊपर, तो इसका मतलब वो सर्कल के ऊपर भी है, टेंजेंट के ऊपर भी है, तो इसका मतलब टेंजेंट पर एक पॉइंट तो आपको मिल गया है। तो आप या तो दूसरा पॉइंट को ढूंढो, क्योंकि एक पॉइंट तो आपको मिल गया है। अगर आपने 2 पॉइंट फॉर्म लगानी है, या तो आप दूसरे पॉइंट को ढूंढो। दूसरा पॉइंट क्या होगा, आप दूसरे पॉइंट का तो आपको कुछ नहीं पता, हाँ, लेकिन आप एक कर सकते हो, आप उसका स्लोप फाइंड कर सकते हो। अब स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हो, उसके एक परपेंडिकुलर लाइन टेंजेंट के, ये जो टेंजेंट है आपके पास, ये जो आपके पास टेंजेंट है, ये जो आपके पास टेंजेंट पी गिवन है, ये वाला टेंजेंट, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये वाली जो है, इसका स्लोप आप लोगों को पता है, ठीक है, इसका स्लोप आपको पता है। स्लोप क्या है आप लोगों के पास, स्लोप बेसिकली आपके पास तो ये आप फाइंड कर चुके हो पहले, ये m1 स्लोप आपको गिवन है। अब इसका मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर स्लोप, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आपको पता है, तो इसका मतलब आप टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर सकते हो। कैसे, आपको पता है कि अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप के दरमियान ये रिलेशन होता है m1 m2 इज इक्वल टू -1, ये आपके पास होता है। आपको m2 अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हो, तो आप यहाँ से इस फार्मूले से स्लोप निकाल सकते हो टेंजेंट का। टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, -1 ओवर m1। अब m1 आपके पास क्या है, वो तो ये आपके पास है, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, इसको माइनस के साथ उल्टा दोगे तो m2 ये आ जाएगा। अब ये वाला है, ये आपके पास स्लोप किसका स्लोप आ गया, ये आपके पास टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब आपके पास पॉइंट भी गिवन है, जो आपके पास पॉइंट है टेंजेंट के ऊपर। अब आपको स्लोप भी पता है, ये स्लोप था आपके पास। पॉइंट स्लोप फॉर्म सीधी सीधी यूज़ करें और आपके पास इक्वेशन फाइंड हो जाएगी इस टेंजेंट की। स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके हो गया जी। अब देखें तो आपके पास ये पॉइंट गिवन था, ये वाला आपके पास पॉइंट भी गिवन था, इसके ऊपर ये उसने लिया हुआ है पॉइंट x1 पर टेंजेंट। और देखिए उसने पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ की हुई है। स्लोप आपके पास गिवन था, पॉइंट भी आपके पास गिवन था। स्लोप आपने फाइंड कैसे किया था, स्लोप आपने फाइंड किया था m2 किसका स्लोप था, टेंजेंट का। ये आप लोगों ने किससे फाइंड किया था, -1 ओवर m1। m1 किसका स्लोप था, इस रेडियस का स्लोप था। तो रेडियस का स्लोप -1 के साथ आप उल्टा दो तो आपके पास क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाता था। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बेसिकली आपके पास क्या गिवन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये वाला गिवन है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आप लोग फाइंड कर चुके हो, जो मैं पिछले लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया, ठीक है। तो ये स्लोप लिखा पुट करें, पॉइंट्स पुट करें, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म को ये यूज़ करें, यूज़ करके ये इसको करें ऐसे, इसको आगे सिंप्लीफाई करते चले जाएं प्लस माइनस करके, ठीक है जी। यहाँ पर आप लोग पहुँच जाएंगे, यहाँ से आप लोग जी ऑफ x1 जी ऑफ एफ वाई वन और सी, इसको प्लस माइनस दोनों साइड पर ऐड कर दें, ठीक है। ऐड करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होते होते वो यहाँ तक आ जाएगी। अब ये वाली x1 y1 जी ऑफ x1 प्लस x2 सॉरी x प्लस x1 एफ ऑफ y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0, ये वाले जो आपके पास इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन आपके पास कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और वो टेंजेंट होगा सर्कल के ऊपर, ये हो गई। इसके बाद इक्वेशन आप लोग जो है आप नॉर्मल फाइंड करेंगे। नॉर्मल क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको पता है, ठीक है। तो आपके पास नॉर्मल पर आप एक पॉइंट को कंसीडर कर लोगे, ओके हो गया। तो नॉर्मल पर एक पॉइंट को कंसीडर करके आप लोग इसी तरह से उसके ऊपर पॉइंट होगा, और स्लोप जो कि टेंजेंट का मालूम कर चुके हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आप लोग बेसिकली उसको -1 से उल्टा दोगे, जिससे आप लोगों ने इधर उल्टाया था, तो आपके पास वो स्लोप आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, वहाँ से फार्मूला पुट करेंगे तो आपके पास स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ जाएगी।
अच्छा जी, अब आपके क्या हो गया कि फाइंड इक्वेशन लाइन ज्वाइन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 ए और बी पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है विद द एंड्स ऑफ डायमीटर। सिनेरियो कुछ इस तरह का है, ये डायग्राम आप कंसिडर करो कि आपके पास ये जो बन रहा है ए से लेकर बी तक का ये वाला, ये आपके पास पूरा डायमीटर है, ठीक है। दो पॉइंट्स है आपके पास ए और बी, ये जो ए और बी हैं ये डायमीटर हैं। और एक पॉइंट आप कंसिडर करते हो, कुछ इस तरह का सिनेरियो इधर बनता है। सिनेरियो कुछ इस तरह का है जैसे कि अगर आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो तो क्वेश्चन में क्या है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, ऐसी इक्वेशन निकालो कि उसकी जो उसके अंदर एक लाइन है वो ए और बी पॉइंट्स को डायमीटर मतलब ए और बी पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर रही है कि वो जो ए और बी को मिलाने से लाइन बनती है वो बेसिकली उसका डायमीटर होता है। इस तरह का इक्वेशन, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आप लोगों ने ऐसी एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, आप लोगों ने ऐसी सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके ऊपर आपने दो पॉइंट्स कंसिडर किए हैं ए और बी, ठीक है। दो पॉइंट जैसे कि ए और बी कंसिडर किए हैं और वो दो ए और बी पॉइंट्स को जब आप मिलाते हो उससे एक लाइन बनेगी, ऑब्वियसली दो पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन बनती है। तो वो जो लाइन बनती है वो बेसिकली उस सर्कल का डायामीटर बन जाता है, ठीक है। डायामीटर क्या होता है? सेंटर से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन को डायामीटर बोला जाता है सर्कल का, ठीक है। तो आपने अब ऐसे सिनेरियो के अंदर इक्वेशन फाइंड करनी है सर्कल की। सर्कल आपके पास गिवन है उसी तरह से, ठीक है जी। आप लोग दो पॉइंट्स लो, ए और बी दो पॉइंट्स लिए जो कि एंड्स ऑफ डायमीटर हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। आप लोगों ने एक पॉइंट पी एफ एक्स वाई लिया। अब आप ये फाइंड करते हो मतलब ऑन द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या है? उसकी बाउंड्री को कहते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। सर्कमफेरेंस वैसे तो लेंथ होती है बाउंड्री की, लेकिन चलें इधर इन्होंने ऐसे लिख दिया तो आप ऐसे ही कर लें। यानी उसकी जो बाउंड्री बनेगी उसके ऊपर कोई पॉइंट लेते हो और आप ये कह देते हो कि आपके पास पी से लेकर इधर, यानी कि चलें आपको मैं ऐसे बता दूं, ए से ए पी बी भी 90 है, यानी ए पी और बी पी आपस में 90 के एंगल से ज्वाइनिंग की गई है। यानी ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस और बी से लेकर पी तक का डिस्टेंस। यानी जैसे कि अगर मैं इसको ड्रा करता हूँ, सॉरी आई एम, जैसे कि मैं इसको ड्रा करता हूँ, वो ये कह रहा है कि ए से लेकर पी तक ये वाला डिस्टेंस और ये दो लाइनें आपस में एंगल कितना बना रही है? 90 का एंगल बना रही हैं। ओके हो गया, ये वो कह रहा है, ठीक है जी। 90 का एंगल बनाए तो आपस में दोनों परपेंडिकुलर होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है पी के ऊपर 90 का एंगल बनेगा, ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल बन जाएगी ए पी बी, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है? अब वो स्लोप फाइंड कर रहा है, ए पी स्लोप फाइंड कर रहा है और बी पी स्लोप तो आपके पास इसी तरह M2, दोनों का उन्होंने स्लोप फाइंड कर लिया, ठीक है जी। एक पॉइंट यानी ए से लेकर पी तक का अपना स्लोप और बी से लेकर पी तक का स्लोप, ये स्लोप फाइंड कर लिया। अब आपको ये गिवन है कि ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है बी पी के, ठीक है। आपको अभी आप लेके आ रहे हो, अभी आप प्रूफ बता के आ रहे हो कि जो ए और पी हैं, ए पी और बी पी दो लाइंस हैं, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब इन दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर होगा। दोनों के स्लोप्स आप लोगों ने फाइंड किए हुए हैं, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर ले लें। अब ये यहाँ पर कॉमा थोड़ी सी इसने गलती की हुई, ये कॉमा नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास ऐसी इक्वेशन बनेगी कि आपके पास, यानी जब भी आप लोगों को ये कहा जाए ना कि दो पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है, और आपको जो है ना वो बता दिया जाए कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो डायामीटर बनाते हैं, मतलब इन दोनों पॉइंट्स की जो लाइन बनती है वो डायामीटर बनाती है, ठीक है। तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करें तो आप लोग वो ये वाली इक्वेशन सीधी सीधी लगा दोगे, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू। एक्स वन और एक्स टू जो है y1 और y2 वो दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे। या ऐसे भी कहा जा सकता है कि आपको कह दिया जाए ये डायामीटर है, मतलब आपको डायामीटर की इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है। तो डायामीटर की इक्वेशन से आप लोग जो है मतलब क्या कहते हैं कि इक्वेशन से वो दोनों पॉइंट्स, उसके एंड पॉइंट्स फाइंड करेंगे, वो एंड पॉइंट्स के ज़रिए फिर आप लोग वो इक्वेशन लगा, ये वाली इक्वेशन लगा के फाइंड कर लेंगे। तो ये इसकी थ्योरी थी जी, यही थ्योरी। बल्कि चलें एक और कर देते हैं कि कंडीशन फॉर द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, कोई भी स्ट्रेट लाइन कहीं पर भी वो हो सकती है, वो टेंजेंट तब होगी, उसकी वो जो टेंजेंट कब मतलब सॉरी टेंजेंट वो किस वक्त होगी, यानी जो भी स्ट्रेट लाइन आपके पास गिवन है वो ये सर्कल जो ओरिजिन पर सर्कल ड्रा किया जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, रेडियस ए का सेंटर जो उसका होगा ओरिजिन होगा, ऐसा सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा आपके पास वो किस तरह की स्ट्रेट लाइन होगी, उसकी कंडीशन निकालनी है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है अगर वो वाली कंडीशन को फुलफिल करती है तो वो टेंजेंट बन जाएगी। वो कंडीशन आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो इसका मेथड 2 ज़रा आसान है तो हम लोग वो फाइंड करते हैं। मेथड 2 आपको ये कहता है कि द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन भी है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी, दोनों गिवन है। तो आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में जो y की वैल्यू है ना वो सर्कल वाली जगह पर पुट करें, यानी सर्कल में जहाँ y है वहाँ ये स्ट्रेट लाइन mx प्लस सी जो है वो पुट करें, उसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 4.4 आ जाएगी, यानी ये वाली लाइन इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। ये
ओके हो गया। अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग क्या कहते हो कि इफ़ एम एक्स प्लस सी, इफ़ एम एक्स प्लस सी इज़ टेंजेंट, अगर ये टेंजेंट होगा, अगर एम एक्स प्लस सी जो टेंजेंट होगा, तब ये जो दो इस इक्वेशन के, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसमें एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, और वो जो दो वैल्यूज़ होंगी, अगर ये जो है मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट बनता है तो ये वाली जो इक्वेशन है, इसके जो दोनों x की वैल्यूज़ आएंगी वो दोनों सेम होंगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि आपके पास जो x होगा, x उसकी दो वैल्यूज़ अगर डिफरेंट होंगी, डिफरेंट होने का मतलब ये होगा, डिफरेंट होने का मतलब ये होगा कि आपके पास इस पॉइंट P के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स तो होंगे, यानी P ऑफ एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अगर एक्स की एक वैल्यू नहीं आती, मतलब दो डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं, तो ये जो एक्स की कोऑर्डिनेट्स हैं दो डिफरेंट बन जाएंगे। मिसाल है कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा, पी ऑफ से 1 2 और पी ऑफ से 1 3, इस तरह का कोऑर्डिनेट बनेगा। तो ऐसे में फिर ये दो डिफरेंट पॉइंट्स बन जाएंगे। तो एक पॉइंट मिसाल है यहाँ पे आ रहा है, तो एक पॉइंट यहाँ पर, तो ये तो दो डिफरेंट टेंजेंट्स बन जाएंगे। तो इस तरह करके आप लोग टेंजेंट्स नहीं बना सकते, मतलब एक पॉइंट पर टेंजेंट की बात नहीं कर सकते। तो इस वजह से वो कह रहा है कि ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन टेंजेंट, मतलब ये जो अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो स्ट्रेट लाइन है, अगर ये टेंजेंट होगी तो ये सिर्फ इस केस में होगी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने इस टेंजेंट को पुट करने से निकाली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसके जो x के दो सोल्यूशन आएंगे वो एक ही वैल्यू होगी, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी वो एक ही वैल्यू होगी। तभी आपके पास पॉसिबल है कि आप सिर्फ एक पॉइंट बना सको। आपने एक पॉइंट बना दिया, इक्वल हो गई, इसका मतलब आपके पास इक्वल आ गई और रियल भी होंगी। तो इनका जो डिटर्मिनेंट बनेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिटर्मिनेंट बनेगा, ऑब्वियस ही बात है। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि आपके पास एक, अब देखें ना, जाहिर सी बात है जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। अब सोल्यूशन इक्वल आ रहे हैं, सोल्यूशन इक्वल तब आते हैं, आप 9th की बुक में जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केसेस पढ़िएगा सोल्यूशन में, उसमें क्लियरली लिखा होगा कि अगर सोल्यूशन इक्वल आ रहे हों और रियल भी हों, और सोल्यूशन रियल होना ज़रूरी है। सोल्यूशन रियल मतलब रियल नंबर्स तब होंगे, तभी तो आपके पास टेंजेंट्स रियल नंबर्स में बनेंगी, रियल टेंजेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो इस वजह से वो रियल नंबर तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे, सॉल्यूशंस जो हैं वो रियल नंबर्स तो होंगे ही होंगे। लेकिन अगर वो इक्वल टू जीरो भी हो जाते हैं, मतलब आपस में इक्वल हो जाते हैं, दोनों के दोनों सॉल्यूशंस आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है आपके पास? बी स्क्वायर मनफी 4ac। बी आपके पास जो है वो एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा, ये वाला। सी आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा, और जो ए है वो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ये जो इक्वेशन है इसके अंदर ए बी सी की वैल्यूज़ निकालोगे, ये डिटर्मिनेंट पुट करोगे, इससे वो कंडीशन आएगी, मतलब इसको सिंप्लीफाई किया। अब आपके पास क्या है कि यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। तो ये वो कंडीशन है, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका मतलब सी जो है, मतलब जो सी उसका, जाहिर सी बात है आपके पास जो स्ट्रेट लाइन गिवन थी, यानी कि जो आपको स्ट्रेट लाइन गिवन थी ये वाली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें c के ऊपर कंडीशन होगी, जो c होगा अगर वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तब आपके पास ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ये किसी भी सर्कल का टेंजेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, ये कंडीशन थी, तो यही कंडीशन थी। इसके बाद आगे एक फार्मूला वैसे इसकी बात को जनरल करके लिख दिया गया है कि एनी टेंजेंट टू द सर्कल, यानी कोई ओरिजिन पर बेस्ड सेंटर्ड सर्कल होगा तो उसकी जो टेंजेंट होगा, मतलब जो भी ओरिजिन पर सेंटर्ड सर्कल होगा उस पर जो भी टेंजेंट बनेगा वो इस तरह का होगा, इस शक्ल की स्ट्रेट लाइन उसकी बनेगी। मतलब अगर उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हो तो वो इस तरह की बनेगी। ठीक है, इसके बाद बाकी आपके पास इररिलेवेंट चीज़ें हैं। तो अभी के लिए जो है वो मतलब थ्योरी मुकम्मल हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन्हीं थ्योरी से रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे, और उसके बाद आगे इंशाल्लाह चलते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके पेपर से पहले हम लोग मतलब जो है वो क्लियर कर दें। ओके जी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।